नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल के दिन हमारे भारत के संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा कहलाने वाले, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता और भारत को समानता मूलक समाज का वकालत करने वाले आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। इंदौर की मालवा की माटी में ही महू में 14 अप्रैल 1891 को जन्मे थे और अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात विदेश में, लंदन में, इकोनॉमिक्स में, लॉ में और अनेक डिग्री हासिल करने के पश्चात भारत में कानून की सेवा दी, भारत के संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और देश को एक सुव्यवस्थित संविधान दिया। आज उन्हीं के बनाए गए प्रारूप के अनुसार हमारे देश का शासन संचालित होता है। तो ऐसे कृतज्ञ राष्ट्र के द्वारा ऐसे महान पुरुष को हम वंदन करते हैं। दोस्तों, उनके एक दो विचार बिंदु थे जिनको मैं बताना चाहूंगा। उनका कहना था कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। यह उक्ति अपने आप में सार्थक है कि व्यक्ति का एक दिन का जीवन यदि उसके कार्य महत्वपूर्ण है तो सदियों तक स्मरण किए जाएंगे, क्योंकि यह जो काया है ये नश्वर है, नश्वर जीवन है, किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके कार्य, उसके विचार अमर रहेंगे और वही उसकी अमरता के परिचायक होगी। इसके अलावा उन्होंने एक और कहा था कि व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता देने के मात्र से व्यक्ति की भलाई नहीं होती है। जब तक व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कानूनन रूप से दी गई स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो समाज में जो भी भेदभाव है, असमानता है, संघर्ष है, उसको समाप्त करने की वो पक्षधर रहे हैं और बहुत सारा फिर राष्ट्रीय प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी जो छाप छोड़ी है उसको हम स्मरण रखते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं महान पुरुषों के द्वारा बनाए गए शासन सिद्धांतों को हम पढ़ रहे हैं अपने प्रशासन में और शासन में। आज हमारा एमपीपीएससी का यूनिट नंबर 10 का जो चैप्टर है आयोग से संबंधित, तो संविधान और संवैधानिक और संविधिक संस्थाओं का जो निर्माण हुआ है वह उन्हीं संविधान के द्वारा निकले गए सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है। तो हम उन्हीं के विचार बिंदु को ही आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? दोस्तों, समाज में सदियों से अत्याचार होते रहे हैं जिसमें कुछ लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनके साथ दास्ता जैसा व्यवहार हुआ और कुछ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए। तब देश की स्वतंत्रता के पश्चात ऐसा प्रयास हुआ कि हम उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें। इसके लिए कुछ संगठन बनाए गए जो उनके हितों की वकालत करेंगे। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है? हम जब आयोग पढ़ रहे थे पुराने वीडियो में, आप देखिएगा कि जो भी आयोग बनाया गया है उसमें जो संरचना होती है, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। तो इनका जो दर्जा है, इनका जो स्तर है, किस लेवल का होता है? अध्यक्ष जो होते हैं इनको हम कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा देते हैं। वह सारी सुविधाएं जो कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं वही सुविधाएं किसी भी आयोग के अध्यक्ष को मिलती हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो इसको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, ठीक है। और सदस्य जो होता है ये भारत सरकार के सचिव स्तर की सुविधाएं मिलती हैं, ठीक। आवास मिलता है, वेतन भत्ते मिलते हैं और जो भी उस तरह का सम्मान का स्तर होता है वो प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब जो है संवैधानिक आयोग बन चुका है। अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 ख में इसका वर्णन किया गया है 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है श्री हंसलाल गंगाराम अहिर जी, महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आते हैं। 16वीं लोकसभा में गृह राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, ठीक है। चलिए, तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन 2020 में जो किया गया था उसके द्वारा एक प्रावधान जोड़ा गया है कि इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो जिस तरीके से केंद्र के स्तर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है उसी तरीके से राज्य में भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, क्योंकि हर राज्य में पिछड़े समुदायों की भी संख्या होगी। उनका कल्याण के लिए, विकास के लिए, एक पैरवी करने के लिए आवश्यक जो सिफारिशें हैं वो सरकार को देने के लिए ये आयोग काम करता है।
तो इसमें महिलाओं की सदस्य संख्या भी निश्चित कर दी गई है। 2020 में एक नियम बना है संशोधन के द्वारा, जिसमें कम से कम एक महिला शामिल होगी, कम से कम एक, अधिकतम अधिक भी शामिल की जा सकती है, लेकिन एक अनिवार्य है। ठीक है, तो ये शर्त जो है याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य को उसके पद से हटा देगी, यानी ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि किसी भी सदस्य को आयोग से हटाया जा सकता है, उस पद से कब हटाया जा सकता है। पढ़ते हैं, पहला अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है, ठीक, और विकृतचित हो जाता है, किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, आयोग में लगातार 3 अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है। तो ये जो तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं, दिवालिया मतलब डिफॉल्टर हो जाना, विकृतचित मतलब वह शारीरिक रूप से मानसिक रूप से अक्षम हो चुका है काम करने में, ऐसा किसी न्यायालय द्वारा उसको प्रमाणित कर दिया गया है। आयोग का जो अधिवेशन चल रहा होता है, बैठक चल रही होती है, उसमें अनुपस्थित रहे लगातार 3 अधिवेशन में, तो चूंकि उसको बैठक में भाग लेकर निर्णय के लिए भेजा गया है, अगर वह उसी बैठक में भाग नहीं लेगा, काम नहीं करेगा, तो काम नहीं तो वेतन कैसे, तो पद भी नहीं रहेगा, तो उसको हटा दिया जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे तीनों। ठीक है, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधित कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण की व्यवस्था स्थापना कब की गई। दोस्तों एक प्रश्न याद रखेंगे, केंद्र में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है वो संवैधानिक आयोग है, लेकिन राज्य में जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया वो संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संविधान में ये नहीं लिखा है कि राज्यों के लिए राज्य आयोग का गठन किया जाएगा, तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर करती हैं, इसलिए वो राज्य सरकार की नियुक्ति के अंतर्गत आता है, न कि संवैधानिक, संविधिक हो गए। ठीक है, तो संचालनालय का भी गठन किया गया है, डायरेक्टोरेट का गठन किया गया पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए भारत मध्य प्रदेश में। उसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1982 को, और ये भोपाल में की गई है। ठीक है, भोपाल, तो 12 अक्टूबर 1982 को की गई थी पिछड़ा वर्ग संचालनालय की स्थापना। ठीक है, इस तिथि को याद रखेंगे, 12 अक्टूबर 1982। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है। दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग पूछा गया है, सूचना प्राप्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो स्पष्ट करी गई है। इसमें पूछा गया है केंद्रीय सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है। दोस्तों पहले सूचना प्राप्ति का अधिकार नहीं था, आरटीआई एक्ट, आरटीआई कानून 2005 में लाया गया था। ये क्यों लाया गया था, क्योंकि यदि किसी भी अदालत में, किसी भी कार्यालय में या किसी भी संगठन में कोई कार्य चल रहा है, उसमें जो उपभोक्ता है या जो संबंधित व्यक्ति है उसको यदि जानकारी लेने का अधिकार है तो वो जानकारी हासिल कर सकता है, पहले उसको हक नहीं था। तो बकायदा बाद में उसको एक नियम अधिनियम के तहत ये अधिकार दिया गया, ठीक, कानूनन रूप से वो प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा और उसको जानकारी मिल जाएगी। लोक सेवा गारंटी इसके लिए मध्य प्रदेश में काम कर रही है। तो 2005 में सूचना प्राप्ति का अधिकार इसको जोड़ा गया था, उसी में निर्धारित किया गया है केंद्रीय सूचना आयोग बनेगा, राज्यों में राज्य सूचना आयोग बनेगा। क्यों बनेगा, यानी जैसे कोई व्यक्ति किसी भी कार्यालय से कोई जानकारी मांगता है, संबंधित व्यक्ति यदि जानकारी नहीं देता है या गलत जानकारी देता है या समय पर नहीं देता, तब आयोग उस व्यक्ति के सुनवाई को सुनेगा, उसकी आवेदन को सुनेगा, पैरवी करेगा कि संबंधित व्यक्ति जिसको जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है वह संबंधित व्यक्ति को क्यों जानकारी नहीं दे रहा है। लेकिन यदि संबंधित अधिकारी की पद रिक्ति हो चुकी है, यानी पोस्टिंग ही नहीं है, तब कैसे जानकारी दी जाएगी। तब मामले को छोड़कर अन्य मामलों में यदि लेट लतीफी दी जाती है, गलत जानकारी दी जाती है, अनावश्यक रूप से एक जनता के किसी भी प्रतिनिधि को, नागरिक को परेशान किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को भी दंडित किया जाएगा, आर्थिक रूप से जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो संगठन है ये सांविधिक है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है। ये कानून 2005 की धारा 12, ठीक है, इस कानून की धारा 12 के तहत ये निर्धारित किया गया है कि देश में एक केंद्रीय सूचना आयोग गठित किया जाएगा। तो धारा 12 है इसकी, ध्यान रखेंगे। और ये सांविधिक है। सांविधिक क्यों है, क्योंकि संसद ने कानून बनाया है, संसद द्वारा पारित था ये कानून 2005 में, इसलिए सांविधिक है। लेकिन संसद अगर पारित कर दे, राष्ट्रपति उसको
मंजूरी प्रदान कर दे और उसका वर्णन संविधान के किसी आर्टिकल में कर दिया जाए तो वह संवैधानिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया है? तो इसको देखते हैं। ये केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 के अधिनियम की धारा 12 के तहत किया गया है। ये केंद्रीय शब्द पूछ रहा है, लेकिन यदि यहाँ पूछ लिया जाए राज्य आयोग, तो राज्य स्तर पर जो सूचना आयोग बनेगा वो धारा 15 के तहत बनेगा। ठीक है, धारा 15 के तहत हर राज्य में राज्य सूचना आयोग का भी गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में भी किया गया है और अभी इसके अध्यक्ष हैं हिम्मत सिंह कोठारी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है। मध्य प्रदेश में भी राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है, आरटीआई एक्ट के तहत ही। 22 अगस्त 2005 को इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा 22 अगस्त 2005। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा? यानी सूचना के संबंध में जो भी मंत्रालय निर्धारित है वो कौन सा होगा? तो सूचना देना, न देना और उस पर पैरवी करना, किसी व्यक्ति को सूचना नहीं दी जा रही है तब प्रशासन जो है उस पर एक्शन लेगा, जो भी संबंधित अधिकारी होगा। तो इसके लिए मंत्रालय कौन सा है? क्या गृह मंत्रालय है? ये नहीं, ये घरेलू शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करता है गृह मंत्रालय। महिला बाल विकास मंत्रालय महिला और बच्चों के कल्याण के संबंधित मामलों की निगरानी करता है। विधि और न्याय मंत्रालय क्या करता है? कानून, उसकी संहिता और जो नई विधि बनाई जा सकती है उसके संबंध में अपनी सिफारिश देता है। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे तो बचेगा कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। ठीक है, कार्मिक प्रशासन मंत्रालय इसके एजेंसी के रूप में काम करेगा। आंसर इस तरीके से हम एलिमिनेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? दोस्तों सतर्कता आयोग, सतर्कता का आयोग का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हमारे देश में भ्रष्टाचार एक मान्य व्यवहार की तरह जड़ें जमा चुका था। तब भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए और देश को स्वच्छ शासन प्रदान करने के लिए एक आयोग की व्यवस्था की गई, जिसका काम होगा भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और संबंधित व्यक्तियों से भ्रष्टाचार के उन्मूलन पर काम करवाना। ठीक है, तो इसका जो समिति थी वो केशंथानम समिति थी। केशंथानम कमेटी 1964 में सिफारिश दी थी, इसके आधार पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य और अन्य सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसके जो आयुक्त होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। केंद्रीय सतर्कता मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। ठीक है, इनका कार्यकाल 4 साल से या 4 साल होगा या 65 साल की आयु तक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया है? तो 1964 के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। तो ये 1 मार्च को किया गया है। अगर हम केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो 11 फरवरी 1964 को किया गया है और राज्य के स्तर पर एमपी में ये किया गया है 1 मार्च 1964 को। ठीक है, दोनों तिथियां याद रखेंगे, केंद्रीय स्तर पर 11 फरवरी को, राज्य स्तर पर एमपी में 1 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस अधिनियम के तहत प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना की गई है। एमपी में लोकायुक्त अधिनियम बना था तो 1981 नहीं है, यहाँ पास हो जाएगा 1981। ठीक है, यदि हम इनमें से ऑप्शन देखेंगे तो कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1981 में पारित किया गया था। 1981 के अधिनियम के तहत 1982 में पहली बार लोकायुक्त बनाया गया था, तो 1981 एक्ट के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, 1981 होगा, 82, 83, 84 नहीं होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
लाया गया कि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा विकास के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो क्या वो पर्यावरणीय संतुलन में विकृति तो पैदा नहीं कर रहा है? समाज के बड़े पैमाने में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई विपरीत असर तो नहीं करेगा? इन सब चीजों के लिए ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण गठित किया गया, जिसमें ऐसे मामलों की सुनवाई की जाएगी जो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित जुड़े मुद्दे होंगे। कहीं भी कोई प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई, उससे विस्थापन पुनर्वास की समस्या हुई, कहीं कोई पावर प्लांट बना दिया गया, वहां के आसपास की कृषि क्षेत्र आबादी के लिए संकट पैदा हो जाएगा। इन समस्त मुद्दों पे समाधान करने के लिए ये अधिकरण स्थापित किए गए हैं और इसमें अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। ध्यान रखिएगा, 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको इंग्लिश में कहते हैं, एनजीटी। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये जो हम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की बात कर चुके हैं, 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित किया गया, अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। तो इसके जो चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कितने हैं? 4। पहला कौन सा है भाई? तो एक है कोलकाता में, फिर एक है पुणे में, एक है चेन्नई में, और एक है भोपाल में। ठीक, तो यहाँ कोलकाता, पुणे, चेन्नई, भोपाल, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? शिमला नहीं है। शिमला जो है नहीं है, बाकी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, रोटी, कपड़ा और मकान, व्यक्ति की आधारभूत सुविधाएं, आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। यदि इन सुविधाओं को या इन आवश्यकताओं को पूर्ति न हो जाए किसी भी व्यक्ति पे, वो गरीब माना जाएगा। नितांत गरीबी इसकी और चरम अवस्था होती है, यानी जब व्यक्ति अपनी बेसिक जरूरतें की चीजें जुटा पाने में अक्षम होता है, असक्षम होता है, तो उसको हम नितांत गरीबी में मानते हैं। ठीक है। तो लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान कराने के लिए हर व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इस अवधारणा के तहत देश में फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में लाया गया। फूड सिक्योरिटी बिल कब लाया गया था? 2013 में लाया गया था, और उसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इसी अधिनियम के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में कब किया गया है? तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 11 अप्रैल 2017 को किया गया है। 11 अप्रैल 2017 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में कब किया गया है राज्य खाद्य आयोग का गठन? तो 11 अप्रैल 2017 को स्थापित किया गया है। ठीक है, राज्य खाद्य आयोग केंद्रीय स्तर पर 2013 में अधिनियम बनाकर किया गया। अब इसका उद्देश्य कैसे होगा? तो जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस सिस्टम है, उसमें लोगों को अनाज मुहैया कराया जाएगा। प्रति व्यक्ति 5 किलो, प्रति व्यक्ति जो सदस्य होंगे परिवार के, उनको हर व्यक्ति को 5 किलो दर से अनाज हर महीने प्रदान किया जाएगा। ठीक है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के जो अनुदान के पश्चात जो रेट तय किया गया था, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, उसको राज्य सरकार ने 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल कर दिया है। साथ ही साथ अब सरकार ने मोटे अनाज को भी इसमें वितरित करने की योजना बनाई है। तो इस तरीके से हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित किस स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा? दोस्तों, ये प्रश्न ये बता रहा है कि राज्य खाद्य आयोग जो राज्य में गठित किया गया है एमपी में, तो लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है या नहीं? जो भी राशन, जो भी उचित मूल्य की दुकानों में वितरित किया जा रहा है, वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं? इस सब की निगरानी करवाने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया है, जिसमें राज्य स्तर पर एक आयोग बनेगा, जिले स्तर पर उसकी निगरानी करने के लिए कलेक्टर के कार्यालय में एक समिति होगी, विकासखंड स्तर पर भी निगरानी के लिए एक समिति होगी, और उचित मूल्य दुकान स्तर पर भी पर्यवेक्षण किया जाएगा। यानी ये चारों जो है शामिल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, राज्य स्तर, जिला स्तर, विकासखंड स्तर और उचित मूल्य की दुकानें नहीं, स्थानीय स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर शामिल होंगे। ठीक है। इन सब में राज्य स्तर का अधिकारी नियंत्रण रखेगा, जिला पर जिला का नियंत्रण अधिकारी विकासखंड स्तर पर रखेगा, और विकासखंड का अधिकारी स्थानीय दुकानों पे लगातार पैरवी नजर रखे बनाए रखेगा। ठीक है, जो अनियमितता न की जा सके। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है,
किस लिए किया जाता है? केंद्र अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी सही व्याख्या करता है। आर्टिकल संविधान में 280 है, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति हर 5वें साल क्या करेंगे? एक वित्त आयोग बनाएंगे, जो केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसमें केंद्र को कितना मिलेगा, राज्यों को कितना मिलेगा, कितना दिया जाए, इस बात की ये सिफारिश करता है। ठीक है, तो वित्त आयोग का महत्व इस बात से है, आर्टिकल 280 में है, यह संवैधानिक आयोग है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का काम नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा भारत में वित्त आयोग का काम नहीं है? सहायतार्थ अनुदान का निर्धारण करना। ठीक, जो भी राज्यों का विकास किया जाना है उसके लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा, उसका निर्धारण करना है, ये काम वित्त आयोग करेगा। आयकर विभाग विभाजन, जो इनकम टैक्स मिलेगा उसका कितना पार्ट राज्यों को बांटा जाए कि न बांटा जाए, उन संबंध में। उत्पाद शुल्क कस्टम ड्यूटी में भी विभाजन का, लेकिन व्यापार कर का विभाजन नहीं होता। ठीक है, ट्रेड टैक्स का विभाजन नहीं होता, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सिफारिशों के बारे में बताया गया है? दोस्तों ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, आयोग से संबंधित प्रश्न है, कई बार डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया जाता है, हम कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 280, 282, 81, 83 तीनों सीरियल नंबर में लिखे गए हैं। तो वित्त आयोग के संबंध में तो अगर आप पढ़े हो अच्छे से तो प्रावधान की बात किसमें की गई है गठन की? 280 में। लेकिन यहाँ पूछा गया सिफारिशों के, सिफारिश का मतलब रिपोर्ट, तो सिफारिश किस आर्टिकल में है? 281 में है। ठीक, 80 के बाद ध्यान रखिएगा स्थापना होती है, स्थापना के बाद काम होता है। जैसे कोई भी चीज हो, पहले आपका परिचय लिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा आप क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ ध्यान रखिएगा 281 इसका सिफारिश हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 95 कौन सा वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो दोस्तों इसमें जो व्यक्ति है इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, YV चौहान ये अध्यक्ष रहे हैं, JM सेलेट रहे हैं, KP साल्वे रहे हैं, अशोक देसाई ये वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इनका नाम हमको ध्यान रखना है, कई बार आयोग से संबंधित नामों की लिस्ट पढ़ना पड़ेगा एक बार। तो YV चौहान, सेलेट और साल्वे रहे हैं, अशोक देसाई नहीं रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? यानी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एक व्यक्ति किसी दूसरे पद की भूमिका निभा लिए होते हैं, उनको किसी और विभाग में यदि नियुक्त किया जाता है और चर्चित रहे होते हैं, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। यही पूछा गया है। CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं CAG होते, तो उनको वित्त आयोग का भी अध्यक्ष बनाया गया था। यानी दो भूमिका, बड़ी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाया था। एक वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये भी संवैधानिक निकाय है। तो इनमें जो भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे AK चंद्रा थे। कौन थे? AK चंद्रा, ध्यान रखिएगा। AK चंद्रा जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। एक प्रश्न और पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहा है जिन्होंने राष्ट्रपति की उम्मीदवारी लड़ी थी, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था? कौन व्यक्ति थे वो? तो वह व्यक्ति थे TN शेषन जी, जिन्होंने कहा था आई ईट पॉलिटिशियंस इन ब्रेकफास्ट, मैं राजनीतिज्ञों को नाश्ते में खाता हूं। यानी वो अपने समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहते हुए राजनेताओं की खटिया खड़ी कर दी थी, ये कहावत में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है मध्य प्रदेश में 1994 में किया गया था और इसके अध्यक्ष पहले थे सवाई सिंह सिसोदिया, SS सिसोदिया। कौन थे? SS सिसोदिया। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हिम्मत सिंह कोठारी हैं, चौथे और पांचवें वित्त आयोग के। अभी चौथा वित्त आयोग समाप्त हो गया है, पांचवा वित्त आयोग MP में चल रहा है, जिसके अध्यक्ष है हिम्मत कोठारी। ध्यान रखिएगा, हिम्मत कोठारी ये पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष है MP के। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इसका गठन किया गया था 1994 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। अन्य बहुत सारे विभाग निगम जो है भोपाल में स्थित है, लेकिन वित्त निगम, एक वस्त्र निगम, ठीक है, ये जो है कहाँ स्थित है? ये इंदौर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया है? तो दोस्तों
मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है 23 अक्टूबर 1996। क्यों किया गया है? क्योंकि मध्य प्रदेश के स्तर पर जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं हिंदू धर्म के अलावा, तो बाकी सब अल्पसंख्यक में आएंगे, उनके बारे में, उनके कल्याण के बारे में सिफारिशें प्रदान करने के लिए, उनके जो विकास के मुद्दे हैं उन पर सरकार को ध्यान आकर्षित कराने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई है, ताकि भारत विविधता में एकता और भाषाई धार्मिक सद्भावना को बनाए रखते हुए राष्ट्र के विकास में सभी को एक साथ एकीकृत कर सके। ठीक है दोस्तों, आशा है कि हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो, हमारा यह जो चीज़ों को मैंने डिलीवर किया आपको सही लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी। आपकी यदि कोई क्वेरी हो उसको इनबॉक्स में जरूर करिएगा। यूं ही पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद।